Now we will study, students, the LCR in series. An inductor, capacitor and resistor all are connected in series. See this circuit. ये देखिए, ये एक इंडक्टर है having L हेनरी, कैपेसिटर C फैराड, रेसिस्टर R ओम. ये तीनों एलिमेंट्स एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्टेड है. अब सबसे पहले इसका स्टूडेंट्स, जैसा अभी हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा, अगर सर्किट में केवल इंडक्टर है तो आप देखें, अगर सर्किट में केवल इंडक्टर है देन पोटेंशियल इज अहेड. इंडक्टर में पोटेंशियल अहेड होता है किससे? करंट से. तो एक चीज़ आप कॉमन ले लीजिए, करंट. ठीक है, पोटेंशियल ज़्यादा होता है, या यूं कहिए करंट लैग्स बिहाइंड. करंट पीछे होती है. कितने डिग्री? 90 डिग्री. ओके, करंट पीछे होती है. या अगर आप एक सिंपल करंट का कॉन्सेप्ट लें, करंट से पोटेंशियल 90 डिग्री ज़्यादा होता है. एक ही बात है, करंट से पोटेंशियल 90 डिग्री ज़्यादा होता है. कैपेसिटर में देखें, कैपेसिटर में करंट इज अहेड. ओके, दैट इज पोटेंशियल इज लैगिंग बिहाइंड. पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल पीछे है, करंट आगे है. तो पोटेंशियल करंट से कैसा है? पीछे है. कितने डिग्री? 90 डिग्री. करंट आगे है, यानी करंट से पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे है. देखिए, सी दिस डायग्राम. दिस इज 90 डिग्री लैगिंग बिहाइंड, पोटेंशियल इज लैगिंग बिहाइंड और करंट इज अहेड. एक ही बात है. देखिए, पोटेंशियल इज लैगिंग बिहाइंड. सेकंड थिंग, थर्ड इज फॉर द रेसिस्टर. रेसिस्टर के लिए क्या करेंगे हम? क्या था? जिस डायरेक्शन में करंट था उसी डायरेक्शन में हमारा क्या था? अप्लाइड पोटेंशियल. पोटेंशियल एंड करंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. दोनों का फेज डिफरेंस क्या था? 0. फेज डिफरेंस इज 0. देखिए, IR एंड VR all are in the same direction. See, IR and VR in the same direction. ओके, तो ये हमने एक फेसर डायग्राम बनाया. अब यहाँ कॉमन एक्सिस क्या लिया दोनों में? करंट. ध्यान रखिए. Let VL is the potential across the inductor. VC is the potential developed across capacitor and VR across resistor. Okay. Now these are the three phasor diagrams, number 1, number 2 and number 3. अगर आप इन तीनों को कंबाइन करके एक फेसर डायग्राम बनाएं, सिंगल फेसर डायग्राम, फेसर डायग्राम जो मिलेगा आपको कंबाइंड फेसर डायग्राम, तीनों को मिला करके कैसे करें? देखिए दिस फेसर डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज लेट करंट एक्सेस. ओके, सो IR is in this direction, IC is also in this direction, IL is also in this direction. और जो डायरेक्शन IR का होगा, देखिए वही IC करंट का डायरेक्शन हमने कॉमन लिया है ये. और जिस डायरेक्शन में IR है उसी डायरेक्शन में क्या है स्टूडेंट्स? VR. जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में VR है. नाउ VL फ्रॉम IL, VL इज 90 डिग्री अहेड. 90 डिग्री ज़्यादा है, तो 90 डिग्री ज़्यादा है. लेट दिस इज VL. पोटेंशियल इज अहेड. ओके, पोटेंशियल इज अहेड फॉर द विच एलिमेंट? इंडक्टर. ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का.
potential is ahead than current by how much? 90 degree. Here in capacitor, voltage is lagging behind, or you can say current is ahead. वोल्टेज से करंट ज़्यादा है या वोल्टेज पीछे है 90 डिग्री. 90 डिग्री करंट के कंपैरिजन में वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड. वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड. और जिस डायरेक्शन में आई आर होगा उसी डायरेक्शन में वी आर होगा. ओके, तो अब हमारे पास ये 3 पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गए, वी एल, वी सी एंड वी आर on the phasor diagram. Now see students, VL and VC, they are at how much? Exactly 180 डिग्री, एक दूसरे से एकदम 180 डिग्री. हम अगर पूरे का रिजल्टेंट फाइंड करना चाहें, रिजल्टेंट ऑफ VR, VL एंड VC, क्या होगा इन तीनों का रिजल्टेंट? सबसे पहले क्या करें, ये दोनों 180 डिग्री पर हैं. लेट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट VL इज ग्रेटर देन VC. ये हम VC भी ज़्यादा हो सकता है. माना अभी हमने अज्यूम किया VL ज़्यादा है, किससे? VC से. दिस विल बी द रिजल्टेंट. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस करिए, रिमेनिंग ये टर्म क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? VL माइनस VC. दिस इज VL माइनस VC. दिस वेक्टर OA वेक्टर इज VL माइनस VC बिकॉज VL इज ग्रेटर. अगर आप ये माने VC ज़्यादा है तो ये जो कंपोनेंट है OA, ये कहाँ होगा? नीचे होगा. वो कितना होगा? VC माइनस VL, वो नीचे आ जाएगा पार्ट. अभी आप देखिए, ये ऊपर VL ज़्यादा माना हमने, VL माइनस VC ऊपर पार्ट आ गया. लेट इट इज़ VR, क्योंकि VR इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में IR है. तो ये 2 वेक्टर मिले. अब इन दोनों का रिजल्टेंट, ये वेक्टर कितना है? This vector is VL minus VC. This is VR. So, what is the resultant vector of the two? Using law of parallelogram of vectors, if it is R, then OR is the resultant vector, isn't it? तो जो ये OR होगा, ये कितना होगा? सेम VL माइनस VC होगा. ये कितना है? VR. ये रिजल्टेंट OR. तो आप यहाँ पर लेट इट इज P. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, क्या होगा स्टूडेंट्स? OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. इज इट राइट? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, दिस इज OR, रिजल्टेंट V स्क्वायर. OP, how much? VR square plus PR, how much? VL minus VC, VL minus VC whole square. Is it right? Now this can be written as under root of VR square plus VL minus VC whole square. Now VR, it is the potential across resistor. VL, potential across inductor. VC, potential across capacitor.
तीनों कैसे हैं, सीरीज में है। सीरीज में अगर सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं तो करंट का फ्लो कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल विल डिवाइड अक्रॉस द ईच एलिमेंट। पत आपने 10th में भी पढ़ा है, सीरीज में करंट कांस्टेंट फ्लो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, तो करंट सेम है। ओके, सो लेट द नेट पोटेंशियल इज V, it is I into Z. According to the Ohm's law, V is equal to IR, where I is the current, R is the net resistance, and net resistance Z, remember Z is the net resistance of all the elements and it is called impedance. This is called impedance. So IZ, current and net resistance, is equals to under root of VR, I into R, across resistor, तो current into resistor plus VL, current is same. What is the current into resistance? VL is current into resistor. See, VL, current is same, here current is same, so potential can be written as I into XL. XL, inductive reactance, opposing nature of the inductor, I into XL is VL. VC, I into XC, okay, and VR, I into R, सिंपल I into R। यहाँ भी ओम्स लॉ लगाया, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, तीनों में करंट कैसी है बच्चों, कॉमन कांस्टेंट, सिर्फ रेसिस्टेंस अलग अलग है सबका। यहाँ पर XL होगा, यहाँ XC होगा, करंट इनटू रेसिस्टेंस, करंट इनटू नेट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, करंट इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, सिंपल ओम्स लॉ लगाया। VL, VL को क्या लिखेंगे, I इंटू XL, I इंटू XL माइनस I इंटू XC का होल स्क्वायर। इज इट राइट? देन I is, it is I square, I is common and again square, so this will be cancelled with this I, remaining will be the Z is equals to under root of R square plus XL minus XC whole square. This is the value of net resistance, net value of impedance. इसे क्या कहते हैं, impedance. It is the impedance of the net value of the resistance of all the elements. Total जो value है उसे हम क्या कहेंगे, Z, and Z is equals to under root of R square plus XL minus XC whole square. ये फेसर डायग्राम से होगा। अभी जैसा मैंने कहा VC ज़्यादा होगा तो जो ये अपर पार्ट में आया है वो कहाँ आ जाएगा, पूरा नीचे आ जाएगा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, VC माइनस VL। ओके, तो यूज द फर्स्ट द फेस डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल, combined phasor diagram, individual diagram, combined phasor diagram, and then apply simple law of parallelogram of vectors, we get this. So Z is under root of R square plus XL minus XC. This is the impedance of LCR circuit. Okay, now you write down. तो बच्चों अभी हमने क्या देखा, व्हाट इज़ द नेट वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस Z? Z इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। यू कैन राइट XC माइनस XL ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन विच टर्म इज ग्रेटर, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि इसके ऊपर ये स्क्वायर है, ध्यान रखिए। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ये शो हो रहा है कि एक्सएल ज़्यादा है। अगर यहाँ ये फॉर्मूला होता एक्स माइनस एक्सएल, इसका मतलब होता कि क्या ज़्यादा है, एक्स ज़्यादा है। ओके, तो दिस इज़ द नेट वैल्यू ऑफ जेड, नेट वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस, एंड द यूनिट इज ओम। जेड का यूनिट, क्योंकि ये इम्पिडेंस है, नेट वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस, रेसिस्टर प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस ओम में होगी, सबकी यूनिट ओम में होती है। तो जेड का यूनिट क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट भी, यूनिट इज ऑल्सो ओम। अच्छा, अब आप फेसर डायग्राम फिर से देखें। यहाँ दिस इज द नेट वैल्यू, ये V है, नेट V था, अभी हमने डेरिवेशन में देखा, ये नेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, इसी में आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर अप्लाई किया था। अब ये जो V है बच्चों, ना तो ये VR के डायरेक्शन में है क्या, नहीं, ना ये VL के डायरेक्शन में है, ना ये VC के डायरेक्शन में, ये नहीं, जबकि इसका कुछ एक डेफिनेट एंगल बन रहा है बच्चों। लेट दिस एंगल इज फाई, द रिजल्टेंट इज अलोंग द एक्सिस और अलोंग द डायरेक्शन फाई, फाई एंगल पर इसका ये रिजल्टेंट है। तो आप कॉस फाई क्या ले सकते हैं यहाँ से, तो cos phi can be written as base upon hypotenuse, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आप VR लेते हैं, VR अपॉन V, यहाँ देखिए ये VR है, रेसिस्टर का डायरेक्शन और रेसिस्टर पोटेंशियल है यहाँ इस एक्सिस में, ये रिजल्टेंट है। और करंट, अगर हम यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएं बच्चों, तो दिस कैन बी रिटन एज I इंटू आर, ओम्स लॉ। यहाँ पर हम क्या लिखें, V को I इंटू जेड। करंट तो कॉमन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा सीरीज में। देखिए करंट यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, तीनों में करंट सेम रहेगा सीरीज में। तो आई आर अपॉन आई जेड, और दिस कैन बी रिटन एज आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड। जेड इज हाउ मच, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। दिस इज कॉस फाई, एंड बाय दिस you can calculate the value of phi phase difference, the resultant phase difference कितने का होगा, this is cos phi, it is r upon z, and z is this, okay। now अब करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट इस से पोटेंशियल निकालने के लिए एक्सएल पता है, एक्सी पता है, एक्सएल ओमेगा एल, एक्सी 1 अपॉन सी ओमेगा, एंड आर इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। सो हाउ कैन यू नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, करंट कैन बी रिटन एज आई कैन बी रिटन एज V अपॉन net current, net value of the current, it is net value of the applied potential upon the net value of the resistor, or Z, V upon Z, Ohm's law, and Z is how much, under root of R square plus XL, XL को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा होल स्क्वायर, इस फॉर्म में भी आप ले सकते हैं करंट को। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट। नाउ आप चाहते हैं कि इस सर्किट में
केवल 2 एलिमेंट लगे हैं। इस फॉर्मूले में ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि R और C है, रेसिस्टर एंड कैपेसिटर ओनली, ये दोनों, L नहीं है, तो आप यहाँ से ये टर्म हटा दीजिए। रिमेनिंग क्या बनेगा, Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। बहुत आसान है। मैं आपसे कहूँ कि इसमें L और R है, केवल L और R, तो आप L और R हैं तो ये टर्म हटा दीजिए। ओके, जैसे LC, सिंपल L और C है, L और C है, रेसिस्टर नहीं है। Z की वैल्यू, नेट वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ LC है, L और C है, रेसिस्टर नहीं है, क्या मिलेगा, XL माइनस XC होल स्क्वायर, और सिंपली अंडर रूट ये स्क्वायर से कैंसिल होगा, XL माइनस XC, दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ Z। अगर RC है, R एंड C, L नहीं है, ये हटा दीजिए, क्या मिलेगा, RC में Z कितना होगा, अंडर रूट ऑफ RC, L नहीं है, R स्क्वायर प्लस XC होल स्क्वायर। तो अब दोनों में करंट भी निकाल सकते हैं। करंट के लिए V अपॉन Z, यहाँ पर Z इतना रहेगा, RC में Z इतना रहेगा। तो इस तरह से आप अगर 2 एलिमेंट भी हैं तब भी आप Z टोटल इम्पिडेंस निकाल सकते हैं, टोटल करंट निकाल सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर हम चाहते हैं बच्चों कि इससे फ्लो होने वाली करंट, LCR से फ्लो होने वाली करंट सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि देखिए इसमें हर एक का फेस अलग अलग है। यहाँ पर अभी आपने देखा था पोटेंशियल अहेड था करंट से, यहाँ पर करंट पोटेंशियल, या यूँ कहिए पोटेंशियल पीछे था करंट से, R दोनों सेम थे। तो ये सब सिचुएशन होने के बाद हम चाहते हैं करंट सबसे ज़्यादा फ्लो हो। बच्चों करंट सबसे ज़्यादा कब फ्लो होगी, जब ये वैल्यू इम्पिडेंस कैसा होगा, मिनिमम होना चाहिए, ये Z मिनिमम होना चाहिए। Z मिनिमम कब होगा बच्चों, जब ये वैल्यू 0 हो। ध्यान रखना, सोचिए ज़रा, हम चाहते हैं Z मिनिमम, तभी I मैक्सिमम होगी। Z मिनिमम हो, Z मिनिमम कब होगा, जब XL XC के बराबर हो। जब XL XC के बराबर होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, अकेला क्या बचेगा, R स्क्वायर एंड अंडर रूट, R स्क्वायर एंड अंडर रूट, और अकेला R बचेगा। मतलब ये 0 होने का मतलब क्या है कि XL यहाँ है, जिस डायरेक्शन में VL होगा वहीं तो XL होगा, XL इधर है, XC नीचे है, दोनों बराबर हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये कब होगा, क्योंकि देखिए VL और VC हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये XL होगा, यहाँ XC होगा, XC इंडक्टिव रिएक्टेंस इधर होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इधर होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर ये दोनों बराबर हैं XL XC, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम फ्लो होगी, सीरीज में है, तो XL XC भी बराबर हो जाए, I दोनों में बराबर है ही, तो पोटेंशियल बराबर हो गया, करंट कॉमन है, XL XC के बराबर हो गया, XL XC के बराबर हो गया, तब Z मिनिमम होगा कितने के बराबर, R के बराबर, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, मतलब सिर्फ R के बराबर। और उस कंडीशन में करंट मैक्सिमम होगी, मतलब
This condition is called resonance condition of LCR. Resonance condition means how can you get maximum current through this LCR circuit. Maximum current कब? जबकि Z मिनिमम देखिए I इज इक्वल्स टू V अपॉन Z मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम होगा कब? जबकि ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, V अपॉन, आपको इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम हो रही है अगर, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, दिस इज I। तो I मैक्सिमम कब होगा? जब ये टर्म 0 होगा, जब XL किसके बराबर हो जाए? XC के। So now we will study about the resonance condition. Means how can you get maximum current in L-series LCR circuit. Okay? अगर ये VRMS given है तो यहाँ जो करंट निकलेगा वो IRMS निकलेगा। ओके? और अगर यहाँ पर V0 गिवन है, V0 मतलब पीक वैल्यू, तो ये जो करंट निकलेगी स्टूडेंट्स वो भी क्या निकलेगी? पीक करंट। तो जैसा V गिवन है, अगर यहाँ V0 है, Z इज द रेसिस्टेंस, इट इज ओनली द टोटल वैल्यू ऑफ द इम्पिडेंस। ये क्या है? टोटल इम्पिडेंस है। और हमने सिंपल ओम्स लॉ लगाया, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन Z, ये Z की वैल्यू है। अगर ये V0 गिवन है तो ये I0 निकलेगा। अगर यहाँ पर ये VRMS है तो यहाँ पर क्या निकलेगा? IRMS। इस बात का ध्यान रखें। नाउ फॉर मैक्सिमम करंट, हमको मैक्सिमम करंट चाहिए। कब होगा? I मैक्सिमम when Z, ये Z है, दिस इज द Z ना, दिस Z इज मिनिमम। मिनिमम मीन्स Z इज दिस, ये पूरी वैल्यू Z की है जो डिनोमिनेटर में है, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ये Z है। ये मिनिमम कब होगा? जब when XL इज इक्वल्स टू XC, राइट, और XL माइनस XC इज 0। तो हमारे पास Z कितना बचेगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू R। तो I मैक्सिमम कितनी होगी? अब आप इसमें यहाँ देखिए, V तो हमने जो अप्लाई पोटेंशियल किया है, V अपॉन R, I मैक्सिमम, क्योंकि ये पूरा वैल्यू, ये टर्म 0 हो गया, V अपॉन R, when the Z is R, when the impedance is equals to R और Z is equals to R, ठीक है। तब Z is equals to R होगा, तब impedance मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम। Now we will study about the resonance condition of LCR circuit. In the previous article क्या देखा आपने? हमने ये देखा कि हमको कैसे मैक्सिमम करंट मिल सकती है, और वो मैक्सिमम करंट कितनी होती है? I मैक्सिमम इज इक्वल्स टू V अपॉन R। एक्चुअल फॉर्मूला इज I इज इक्वल्स टू, फॉर LCR, V अपॉन Z, total impedance. Now under LCR condition Z is equals to R. So what is the resonance condition? It is most important students for examination. ये अभी हमने देखा I is equals to V अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। I maximum when this Z is minimum, this should be minimum, and this is minimum when XL is equals to XC, XL is equals to XC. When XL is equals to XC,
inductive reactance and capacitive reactance if both are equal. Under which condition? Then under resonance condition. Then this value Z is equals to under root of R square and Z is equals to R. So remember this condition. Number one, most important, the total impedance is equals to the, for LCR is equivalent to the resistance only. Second, XL is equals to XC. What is the formula for XL now? XL is omega L, XC is 1 upon omega C, or omega is over here, L will come in the denominator. Omega square is equals to LC, or omega is equals to 1 upon under root LC. Remember, this is the angular resonating frequency of applied potential और of applied source. ये हमने जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसकी एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, या ओमेगा हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ. ओके, सो एफ इज इक्वल्स टू 2 पाई विल कम इन द डिनोमिनेटर, एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी. ये इसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है. किसकी? जो अप्लाइड पोटेंशियल आप LCR सर्किट को दे रहे हैं, इसका फ्रीक्वेंसी है, और इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं. अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से बोलना शुरू करिए. अगर हमने अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इतनी दी, पोटेंशियल की इतनी फ्रीक्वेंसी है, ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी इतनी है, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, XL इज इक्वल्स टू XC हो जाएगा. कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगे, और अगर जैसे ये दोनों बराबर हो गए, ये टर्म 0 हो गया, Z इज इक्वल्स टू R के बराबर हो जाएगा. सो दिस इज द रेजोनेटिंग कंडीशन और रेजोनेंस कंडीशन ऑफ LCR सर्किट. टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट, if you will draw the graph for the same condition, if you will draw the graph between frequency and the current और frequency का ग्राफ, तो रेजोनेंस कंडीशन में जब Z R के बराबर होता है तब करंट मैक्सिमम होगी. तो कोई एक रेसिस्टेंस के लिए R1 के लिए ये ग्राफ आया, R2 के लिए ये ग्राफ, यानी R2 कैसा है इस समय, R2 कम है. जब R2 कम होगा तब Z भी कम होगा, जब R2 कम होगा तो Z कम होगा, Z कम होगा तो करंट कैसी होगी, मैक्सिमम होगी. थर्ड में R3 और कम है, तो इसका मतलब ये ग्राफ होंगे नंबर 1 ग्राफ, 2 ग्राफ एंड 3 ग्राफ. इज इक्वल्स टू R, नेट इम्पिडेंस इज मिनिमम, करंट विल बी मैक्सिमम ओनली अंडर दिस कंडीशन. So this is the frequency for Z is equals to R1, R2 and R3. This has maximum value of the current, means R3 is minimum. Let this value is 1 by root 2 times I naught, 0.707 times I naught. Let it is 1 upon root 2 times I naught. ये आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. लेट दिस इज ओमेगा 1 एंड दिस इज ओमेगा 2. तो जो क्वालिटी फैक्टर होगा दिस इज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा R टू द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज. नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ LCR सर्किट. अभी जैसा आपने पढ़ा, सीरीज LCR सर्किट है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर तीनों लगे हुए हैं. नाउ वी विल स्टडी हाउ मच पावर इज कंज्यूम्ड बाय द LCR सर्किट. ओके, सो इंस्टेंटेनियस पावर एट अ पर्टिकुलर टाइम. लेट for the calculating instantaneous power, first of all let applied potential, instantaneous potential is VI is equals to how much, V naught sin omega t. Okay, this is the instantaneous potential applied to the
LCR circuit. Now current, instantaneous value of the current will be the I naught sine omega t plus phi. Okay, phi is the phase difference. Phi phase difference. फेज डिफरेंस. अभी स्टूडेंट्स हमको नहीं पता कि फेज डिफरेंस कितना होगा, और क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करना चाहें स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आप अगर रेसिस्टर है, अगर सिर्फ आप रेसिस्टर के लिए पावर निकालना चाहते हैं, एलसीआर के लिए नहीं, केवल रेसिस्टर के लिए, रेसिस्टर के लिए देखिए इक्वेशन देखिए, वी नॉट साइन ओमेगा टी करंट, आई नॉट साइन ओमेगा टी, फाई क्या होता है 0. अगर आप सिर्फ इंडक्टर के लिए निकालना चाहें, इंडक्टर के लिए देखिए यहाँ पर वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये पढ़ चुके हैं आप. फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का होगा. इसी तरह से कैपेसिटर में भी फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई बाई 2, ये फाई होगा. तो ये हम बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर आ पर्टिकुलर एलिमेंट. या तो आप रेसिस्टर के लिए निकालें, कैपेसिटर के लिए निकालें, या इंडक्टर के लिए निकालें. किसी भी एलिमेंट के लिए आप पावर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस पावर. एट प्रेजेंट फाई इज़ द फेज डिफरेंस. इस समय फेज डिफरेंस फाई. नाउ इंस्टेंटेनियस पावर पी आई, इट can be written as Vi into I, potential into current. So this will be the V naught sine omega t into I naught sine omega t plus phi. Okay, right. अब आप इसको ओपन करिए. This will be the V naught sine omega t and I naught साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई. ओके, साइन ए प्लस बी हमने यहाँ पर ये अप्लाई किया. नाउ दिस कैन बी रिटन एज वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, वी नॉट आई नॉट sin omega t. If you will multiply this also with the component which is inside the bracket, it is sin square omega t cos. You multiplied this thing. Now to calculate the average power, आपको एवरेज पावर निकालना है फॉर वन कंप्लीट साइकिल. एक पूरा साइकिल के लिए एवरेज पावर निकालना है. सो एवरेज पावर पी एवरेज कैन बी रिटन एज 0 to t. सबसे पहले आपको सम करना पड़ेगा. कहाँ से कहाँ तक, 0 to t, इट इज़ पी आई डी टी अपॉन टी. ऑल्सो डिवाइड भी करना पड़ेगा. किसके लिए निकालने, कहाँ तक के लिए, टोटल टाइम t. सो दिस इज़ द एवरेज पावर. और यू कैन से दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 to t पी आई डी टी. दिस इज़ द एवरेज पावर. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ पी आई ओवर हियर, पुट इट. Now this will be the 1 upon t इंटीग्रेशन 0 to t. इसको अलग अलग पार्ट में कर दीजिए. इंटीग्रेट वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी प्लस 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 to t वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एंड साइन फाई डी टी. ओके, इसको हमने इंटीग्रेट किया. फर्स्ट इंटीग्रेशन हियर एंड सेकंड प्लस इंटीग्रेशन ओवर हियर. नाउ सी स्टूडेंट्स, अ लिटिल फॉर्मूला इज यूज्ड ओवर हियर. If you will multiply it by 2 over here and divide it by 2, okay, it is 2 sin omega t cos omega t. This term is sin 2 omega t. Remember,
sine 2 omega t. So this term will be plus 1 upon 2t integration 0 to t v naught I naught sine 2 omega t into sine phi dt. Right, this is this term. Now sine square omega t, इसमें फॉर्मूला लगाइए, cos 2 omega t is equals to cos square omega t minus sin square omega t. This is the formula you studied in class 10th. So sin square omega t is 1 minus cos 2 omega t upon 2. Therefore this will be 1 upon t v naught I naught is taken outside the integration. It is 0 to t 1 minus cos 2 omega t upon 2 and cos phi dt. This is this term, right? Now 2 will be taken outside. This will be how much? 2 is taken outside, so v naught I naught upon 2t, right? Integration 0 to t 1 minus cos 2 omega t and cos phi dt plus this thing, okay, plus v naught I naught upon 2t integration 0 to t. This is v naught I naught comes over outside the integration. It is sin omega t sin phi sin omega t sin 2 omega t sin phi dt, right? Now students, इसके पहले आर्टिकल में हमने आपको बताया था कि साइन या कॉस का इंटीग्रेशन ओवर वन कंप्लीट साइकिल, सिंपल साइन. यहाँ पर आप देखें फाई इज अ कांस्टेंट, इट इज द फेज डिफरेंस, ये कांस्टेंट वैल्यू है. तो कॉस फाई ये कांस्टेंट होगा, यहाँ ये कांस्टेंट होगा साइन फाई. साइन 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन 0 टू टी फॉर द वन कंप्लीट साइकिल क्या होगा स्टूडेंट्स? ये पूरा टर्म 0 होगा ओवर वन कंप्लीट साइकिल. दिस टर्म इज 0. ओनली द रिमेनिंग टर्म विल बी, केवल हमारे पास ये टर्म बचेगा. अब अगर हमारे पास ये टर्म बचेगा, इसको अलग अलग ब्रेक करिए, पार्ट्स में ब्रेक करिए. दिस कैन बी रिटन एज v naught I naught upon 2t integration 0 to t only dt and cos phi dt. ओके, cos phi का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ cos phi dt माइनस v naught I naught upon 2t v naught I naught upon 2t. cos phi का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा. दिस विल बी द cos 2 omega t cos phi dt and integration 0 to t. नाउ अब आप इस टर्म को आप फिर से देखें, इस टर्म को आप देखें कि यहाँ पर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? cos 2 omega t. अगेन सिंपल cos है, कोई स्क्वायर नहीं है. इसका इंटीग्रेशन 0 टू t कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होगा? ये भी टर्म पूरा क्या हो जाएगा? दिस विल बी ऑल्सो 0. अब हमारे पास अब रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा? दिस विल बी द v naught I naught upon 2t. Okay, this is a constant. This is a constant quantity. Remember, phi is the constant. It is not changing again and again. So only the t integration करेंगे आप 0 to t, cos phi will comes outside. 0 to t integration करेंगे t and remaining cos phi. So this will cancel out.
V naught, this is 2. This can be written as under root 2 I naught upon under root 2 and cos phi. So this is the P bar, average power. And what it is V RMS potential. This is what? RMS current. So this can be written as VRMS IRMS cos phi. This is the value of average power. P average is equals to VRMS IRMS cos phi. Now write down, students. So students, this is the average power VRMS IRMS cos phi, right? ये अभी आपने इसका डेरिवेशन देखा. Now for R, अगर हम सिर्फ रेसिस्टर की बात करें, पहले अगर हमने सिर्फ रेसिस्टर यूज़ किया है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, ना इंडक्टर है ना कैपेसिटर है, अगर रेसिस्टर है, फाई क्या होगा? 0. देखिए फेज डिफरेंस 0 होता है V और I में. फाई 0 रखिए. इट इज सिंपली एवरेज पावर इज इक्वल्स टू VRMS IRMS. ओके, दिस इज फॉर रेसिस्टर. फॉर कैपेसिटर, फॉर C, फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2. देखें कैपेसिटर के लिए फाई पाई बाई 2 है. तो एवरेज पावर जो होगा वो IRMS VRMS cos पाई बाई 2 एंड cos पाई बाई 2 इज 0. Therefore it is 0. P average is 0. Means capacitor will not consume any power for the flow of alternating current. And remember, average power consumed by the capacitor to flow the current is 0. Remember this thing. Third thing, for L इंडक्टर के लिए देखें, P average is equals to VRMS IRMS cos minus pi by 2. And cos minus theta is cos theta, and remaining the term is only cos pi by 2, cos 90, it is 0. That's why P average is also 0. No power is consumed by the inductor also when alternating current passes through the inductor. So these are the 3 different conditions if the circuit has only R, only C and only L. Now अगर सर्किट में तीनों चीजें थी तो पावर ये था. For all the 3, for all L, C, R, ये तीनों के लिए पावर कितना है? एवरेज पावर इज इक्वल्स टू VRMS IRMS cos phi. फेसर ट्राइंगल से देखिए, फेसर डायग्राम से जब हम LCR सर्किट पढ़ रहे थे, देखें दिस वाज द Z, दिस वाज R, यही था. और ये कितना था? ये वेक्टर कितना था? XL माइनस XC, यही था. ये फाई लिया था. फेसर डायग्राम में आप देखें सेम कंडीशन थी. ये Z था रिजल्टेंट, ये आपने कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाए थे, यहाँ XL लिया, यहाँ XC लिया, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास ये आया. दिस इज फेसर ट्राइंगल. ओके, ये कहाँ से आया? फेसर डायग्राम से ही आया. अब आप यहाँ पर देखिए cos phi. cos phi कैन बी रिटन एज व्हाट? R upon Z. R upon Z. Z is
R upon Z or R upon under root of R square plus XL minus XC whole square. Z यही होता है. This is cos phi. So this is the term which decides the power, and therefore it is also called power factor. Power factor, ये power factor भी कहलाता है. Under resonance condition, remember, under resonance condition, अंडर रेजोनेंस ये पूरा टर्म z कितने के बराबर होगा स्टूडेंट्स? z कितने के बराबर होता है? r के बराबर होता है अंडर रेजोनेंस. तो अगर आप z r के बराबर रखते हैं तो cos phi कितना होगा? cos phi होगा 1. और अंडर रेजोनेंस कंडीशन पावर कंज्यूम्ड विल बी एवरेज पावर इज VRMS IRMS into cos phi, and cos phi is 1. So only this is the average power consumed by the AC circuit under resonance condition. Only VRMS IRMS. Power factor is 1. Remember, cos phi is 1 and cos phi is also known as power factor. So remember this condition. Okay, so from here you can calculate power individually and for all the three and under resonance condition.